नाजरीन, प्रोग्राम बोल के लब आजाद है तेरे में एक बार फिर खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का मौजू एक गुफ्तगू है हुकूमती मामलात में नई हलचल के आसार। इस हवाले से हम बात करें, लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन मौजूद है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? मैं तहसील जिला अब्दाबाद गाँव दुड़ियाला शहर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुहेल खान है जी। जी सुहेल खान साहब, कहिए। ये डैमोज को जो अभी तक छुड़ा नहीं है, जो कितना गलत काम हुआ है, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या कितना जुल्म किया है इसने ना। उसकी वालदा भी, उसकी बीवी भी खुदकुशी कर ली है। आप खुदा के लिए इसको छुड़ा दें। शायद कोई पैसा का कह रहा है, कोई किसका कह रहा है। हम रोजाना इसको डैमोज को देखते हैं ना, इसको छुड़ा नहीं हुई अभी तक। खुदा के लिए दादों को बोलो इसको छुड़ा दो। जो जैसा इसने किया ऐसा इसके साथ शुरू होना चाहिए जी। बहुत मेहरबानी, अब्दाबाद से बोल रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? शिराजी साहब से बात करनी है जी, कहिए। जी फरमाइए, कौन दोस्त बोल रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? यहाँ बोल रहा हूँ अब्दाबाद से जी। हेलो जी या साहब, कहिए, हम आपको सुन रहे हैं जी। सुन रहे हैं। अल्लाह करे जी, ये कॉल मेरी तरफ से अगर कटनी है तो मेरी तरफ से कटे, आपकी तरफ से ना कटे ना जी। वेलकम जनाब, वेलकम। शिराजी साहब, मैंने 15-20 दिन पहले एक लेटर लिखा था स्पीकर कौमी असम्बली के नाम पे। उस लेटर में मैंने उनको ये आखिरी किरण का नाम दे के कि जो मतलब ना हमारे MNA और MPA वगैरह जो है उनके लिए कोई अल्फाज मैंने वो इस्तेमाल खटमल और जॉब किया था कि ये तो खून चूसने वाले कीड़े हैं जो मतलब आवाम से सर्टिफिकेट लेके खून चूसते हैं। सर मैं टीवी मैंने बंद किया हुआ। आपको आवाज आ रही है सही? जी आवाज आ रही है जी। जी आपकी आवाज पहुंच रही है जनाब। तो उसमें मैंने ख्वातीन को एड्रेस किया था कि अगर कुछ उम्मीद है तो आप लोगों से है, मासाए फौजियाबाद के ना। तो उसमें मेरा मौजू ये था कि ये जो मतलब मोबाइल जो है SMS इतने सस्ते हैं और आजकल एक नया इश्तिहार आ रहा है कि 2 मिनट बाद 3 दिन फ्री। ये हमारे बच्चों के साथ क्या मतलब हो रहा है? बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये एक साजिश है और इस साजिश के खिलाफ मैंने सब चैनलों को भेजा है। किसी ने एक दिन को एक लफ्ज नहीं बोला। ये मैं ये समझ सकता हूँ कि ये आप चैनल वाले जितने भी हैं ये आप भी सब ज्योतियों के एजेंट ही हैं कि वो ये खेल खेल रहे हैं, हमें स्टोन एज में लेके जा रहे हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? क्यों नहीं इसके ऊपर कोई बोलता? किसी की सोच नहीं आती, किसी को किस तरफ फिक्र नहीं है। आप लोग कभी कोई प्रोग्राम देते हैं, वालदैन के ऊपर छोड़ देते हैं कि वालदैन अपने बच्चों की तरबियत करें। सर इस महंगाई के दौर में माँ बाप जो है वो तो कल का सोच रहे हैं, बच्चों की तालीम का सोचे, उनके खाने पीने का सोचे। वो तो कोमे में हर मतलब गरीब वालों जो है कोमे में है, वो तो चलती फिरती एक लाश कर रहा है इस मुल्क में। तो ये आप लोगों को अल्लाह ने अगर ये मौका दिया है कि अवाम के लिए, अवाम के शाइयों के लिए ये रेमंड डेवल्स और ये फलाने सारे इशू दुनिया भर के जो मतलब इशू हैं वो आप लोग के साथ अच्छी बात है करते हैं, लेकिन कुछ अपने अवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं इसके ऊपर क्यों नहीं आप लोग बोलते? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? मैं अकबर बोल रहा हूँ जी। अकबर साहब, कहिए। बाजी उनसे पूछे कि ये जो हुकूमत में है इनको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं सीधा चल रहे? जी बहुत शुक्रिया अकबर साहब। देखो ना, ऑल वर्ल्ड में देखो कि हमारे मुल्क में पूरा भी दिखा है लेकिन फिर भी घाटे में है, क्यों? उनकी क्या वजह है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब हमें कॉल करने के लिए। लाहौर से अकबर साहब हमें कॉल कर रहे थे। जी अकबर साहब का भी सवाल है जी कि जरा हुक्मरानों से पूछा जाए कि हमारा कसूर क्या है और हमारे साथ कोई आप बेहतर सलूक क्यों नहीं कर पाए। देखिए, हमसे ज्यादा गरीब मुल्क हैं, हमसे कम वसाइल वाले मुल्क हैं, हमसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क भी हैं, तालीम में हमसे बहुत पीछे लोग भी हैं, बुनियादी सहूलतों से महरूम भी हैं, लेकिन वहां पर इतनी करप्शन नहीं है कि अवाम से जीने का हक छीन लिया जाए। अवाम की गुर्बत दूर नहीं हुई, हुक्मरानों की गुर्बत दूर हो गई। मैं समझता हूँ कि जो आपका मौजू है कि पंजाब में अब जो तब्दीली आएगी इसके अल्टीमेट असरात कहाँ होंगे और क्या होंगे, तो मैं कह रहा था कि अब एक नई जंग का आगाज नजर आ रहा है। ये जंग अगर बढ़ गई
हुकूमतों की बसात तो यकीनन लिपटेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें एक मरतबा फिर अवाम को होगा। तमाम तर तवज्जो जो है वो बाज़-औक़ात एक जेन्युइन इशू होता है, उस पर होती है, हुक्मरानों की भी होनी चाहिए, अवाम की भी होनी चाहिए। बाज़-औक़ात ये होता है कि जब इशू ख़त्म हो जाए तो फिर नॉन इशू को इशू बना दिया जाता है ताकि मीडिया भी मसरूफ़ हो जाए और हुकूमत की कारकर्दगी जो है उससे थोड़ी सी तवज्जो हट जाए मीडिया की, ताकि वो जो ताबड़तोड़ हमले होते हैं जिनका फिर हुक्मरानों को शिकवा होता है, हुकूमत महसूस करती है कि कुछ अरसे के लिए वो उन हमलों से महफूज रह सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर नॉन इशू को इशू बनाने की सियासत जो पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, अगर वो जारी रही इसी तरह, तो अवाम का गम और गुस्सा थम नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। और जब अवाम को गम और गुस्सा बढ़ जाए तो फिर मिस्र के हालात भी कोई हालात नहीं होते, यानी इंतहा हो गई जुल्म की, महंगाई की, करप्शन की। शायद लोग महसूस करते हैं कि कैथारसिस हो जाता है कि टॉक शो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंकर्स की बात सुनी, अखबारात में जो कुछ लिखा जा रहा है वो उनके जज्बात की तर्जुमानी हो जाती है। शायद इस वजह से कैथारसिस हो रहा है साथ साथ और वो रिएक्शन डेवलप नहीं हो रहा जिसका हम मंजर देख चुके हैं मिस्र में, बहरीन में और त्यूनिस में और सूडान में और ईरान में भी नज़र आ रहा है। और मैं फिर वो बात दोहराना चाहूँगा कि ठीक है, गैर मुल्की ताकतें होती हैं मुख्तलिफ एजेंडाज के तहत, लेकिन हुकूमतों के अपने फ़र्ज भी तो हैं, वो पेनिट्रेट करने का मौका क्यों देती हैं? अब हमारे मुल्क में जो कुछ हो चुका है, मौका तो हुकूमत खुद दे रही है कि गैर मुल्की ताकतें जो पेनिट्रेट करें, इंटरफेयर करें निज़ाम को बदलने में। गो उनकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, हमारी प्रायोरिटी और है, अवाम की प्रायोरिटी और है। मुल्क से मोहब्बत करने वाले जो हैं और दिफाए पाकिस्तान के लिए सब कुर्बानियों से दरेक ना करने वाले जो हैं, उनकी प्रायोरिटी ऑफकोर्स कुछ और हैं। लेकिन जो लोग मैटर करते हैं, जो ताकतें मैटर करती हैं, जिनकी करेंसी, जिनकी माशी हैसियत मैटर करती है हुकूमतों को तब्दील करने में, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो बाज़ औक़ात एक जमे गफीर सड़कों पर आ जाता है, लेकिन वो लहर जो है फिर उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता। बाज़ औक़ात एक तामीर के लिए कोशिश की जा रही होती है, तामीर के लिए लोग सड़कों पर आते हैं कि तखरीबकारों से निजात हासिल कर लें, जो मुख्तलिफ ऐवानों में भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म के पॉलिसी साज जो हैं उनकी सफ़ों में भी मौजूद हैं। लेकिन जब लोग आते हैं तब्दीली के लिए तो फिर वो लहर बाज़ औक़ात बेकाबू हो जाती है और किसी और सिमत चली जाती है। तो ऐसा हमने मिस्र में भी देखा, बाकी मुल्कों में भी हमें कुछ मिलता जुलता मंजर नज़र आ रहा है। मैं नहीं समझता कि अब हुकूमत के पास कुछ वक्त है। आपने कहा ना कि कितने दिन, कितने माह, कितने साल, मेरे हिसाब से वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। एक चिंगारी आग लगा देगी और उस आग को फिर रवायती फायर ब्रिगेड या रवायती जो रेस्क्यू यूनिट हैं और हुकूमत के साथ जितने भी लोग हैं वो फिर उस आग को बुझा नहीं पाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम बाजी, मैं सऊदी अरब से अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ। जी अब्दुल रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी रशीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो बात की है ना, हम उनकी बातों पे बहुत खुश हुए हैं और हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं कि उसने अपने मुल्क और अपने पाकिस्तान के मफाद के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। हम इतना शुक्रगुजार हैं कि हमारे दिल को बहुत खुशी हुई कि वज़ारत। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, सऊदी अरब से थे और तकरीबन सबका ही एक मौक़िफ़ है हुकूमत को लेकर। शाही साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी दोस्त, जितने भी हैं मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर, लोग एक अजियत में मुब्तला हैं और शिकवा सबका एक है कि जनाब अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर मुस्ताफ़ी हो जाए, हुकूमत छोड़ दें। मैं अर्ज करना चाहूँगा उस बात का, उस राग का जो हुकूमत में शामिल हर शख्स अलाप रहा है, वो ये है कि मुल्क को बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक चलाया जा रहा है और अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बेनज़ीर भुट्टो के दौर का एक वाक़या मुख्तसर अर्ज कर दूँ कि जब इक़्तिदार में आई पहली मरतबा तो एक ढंग का काम उन्होंने यकीनन किया। वो ये था, एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक कंप्लेंट सेल बनाया था और एक उन्होंने प्लेसमेंट ब्यूरो बनाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही। और दोनों जो उन्होंने शोबे बनाए, उनका काम यह था कि लोग टेलीफोन उठाएं, कंप्लेंट करें, फैक्स के जरिए अपनी कंप्लेंट वहां पे पहुंचा दें। उस कंप्लेंट पे गौर किया जाता था, उस जो मुश्किल होती थी किसी इंडिविजुअल की, उसको हल करने के लिए ना सिर्फ अहकामात जारी होते थे बल्कि मॉनिटर किया जाता था कि उस मुश्किल का सद्देबाब हुआ या नहीं हुआ। जिस शख्स ने वो दरख्वास्त दी है
उसको हक मिला कि नहीं मिला। और एक प्लेसमेंट ब्यूरो थी जहां लोगों से कहा गया था कि जनाब आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद और ज़िया-उल-हक के इक़्तिदार के दरमियान का जो अरसा है, पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शाकी थे कि जनाब उनके काम नहीं हो सके, वो बेरोजगार रह गए, उनको जॉब्स नहीं मिल सकी, तो उन्होंने भी इस पार्टी के कारकुनों को अकोमोडेट करने के लिए एक प्लेसमेंट ब्यूरो, एक प्लेसमेंट सेल बना दिया। वो दोनों सेल जब तक वो इक़्तिदार में नहीं काम करते रहे। तो जनाब बेनज़ीर भुट्टो का विजन बहुत हम सुन चुके। खुदा के लिए जनाब वज़ीर आज़म लोगों के मसाइल को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, एक कंप्लेंट सेल स्टैब्लिश करें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर और एक प्लेसमेंट ब्यूरो बना दें, और फिर पार्टी की पॉलिटिक्स से बालातर होकर जिस शख्स की जो भी कंप्लेंट है उसको वहां पे एड्रेस करें, उसको परस्यू करें, और मेक श्योर होना चाहिए कि जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया गया है और ब्यूरोक्रेसी ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि उसका काम हुआ है जिसने कंप्लेंट की है। मैं समझता हूँ वक्त शायद हुकूमत के पास बहुत कम हो, लेकिन जितना भी वक्त रह गया है अगर उसमें ये दो शोबे जो हैं ये बना दिए जाते हैं और सिर्फ दो जिम्मेदार अफसरान और दर्द दिल रखने वाले दो दयानतदार अफराद उनके सरबराह के तौर पे वहां पे मुकर्रर होते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुतों का भला होगा। अब्दुल रशीद साहब की कॉल्स मुतअद्दिद मरतबा हमें आई, आप अंदाजा फरमाइए कि लोगों के जज्बात क्या हैं, उनकी तर्जुमानी जिस अंदाज में रशीद साहब करते हैं, मेरा ख्याल है ये सब कुछ बहुत काफी है। जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम बोल के लब आजाद है तेरे का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं आज को बताती चलूं कि हमारा आज का मौजू था हुकूमती मामलात में नई आने वाली एक हलचल हमें नजर आ रही है, उसके असरात हुकूमत पर क्या होंगे। नई हुकूमत देखने में तो यही लग रहा है कि कुछ दिन की मेहमान रह गई है और वो चल नहीं सकेगी, क्योंकि आज हमने कॉल्स के जरिए लोगों की राय को देखा। तमाम लोगों की एक ही राय है कि हुकूमत मजीद नहीं चल सकती, खुदारा हमें इससे निजात चाहिए। देखना यह है कि क्या हमारी हुकूमत होश के नाखून लेगी या फिर इसी अमल पर चलती रहेगी जो वो अब तक करती आई है। इसी के साथ प्रोग्राम बोल के लब आजाद है तेरे का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।